यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला समिति तथा हिंदी विभाग द्वारा आयोजित विशेष व्याख्यान का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। हमारा राष्ट्र विभिन्न शूरवीर योद्धाओं, राष्ट्र प्रेमी, समाज प्रेमी, देशभक्तों, समाज सेवकों का यह देश है। इस देश में सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, आधुनिक काल में हम देखेंगे महात्मा फुले जी, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्ना भाऊ साठे, महात्मा गांधी जी, न जाने ऐसे कितने राष्ट्र पुरुष इस देश में हुए हैं। क्या हम उन सभी राष्ट्र पुरुषों की जीवन की गाथाओं को, उनके देश के प्रति बलिदान, त्याग को हम जानते हैं? शायद इसीलिए यशवंत महाविद्यालय में इन कार्यक्रमों का आयोजन करना आरंभ कर दिया और इस कार्यक्रमों में हम विभिन्न विद्वानों को यहाँ आमंत्रित करते हैं और विद्वत वक्ताओं को आमंत्रित करके छात्रों को उनके जीवन कार्य से जुड़ी हुई बातों को बताकर उन्हें प्रेरित करने का कार्य इन कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन कार्यों पर आधारित वक्तव्य होगा। आज इस वक्त इस मंच पर अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय के उपप्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर उपप्राचार्य डॉक्टर कविता सोनकामरे जी और साथ ही इस कार्यक्रम के अतिथि रूप में विराजमान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय के प्रोफेसर, हिंदी विभागाध्यक्ष कहेंगे पहले शुरुआत में, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर परविंदर सिंह कौर जी मंच पर इस वक्त साथ में विराजमान है। यशवंत महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संदीप पाइकराव जी और मंच में हिंदी विभाग के ज्योति मंगल जी, साईनाथ शाहू जी और साथ में हमारे सभी छात्र। किसी भी कार्यक्रम का आरंभ यह प्रतिमा पूजन से होता है। हम इस कार्यक्रम का आरंभ भी प्रतिमा पूजन से करते हैं। प्रतिमा पूजन के उपरांत समय होता है स्वागत गीत का। मैं यहाँ पर कार्यक्रम का आरंभ स्वागत गीत के लिए कुमारी ऋतुजा चौहान को आमंत्रित करता हूँ कि वो स्वागत गीत प्रस्तुत करे। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मग रे नी सारे गरे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा गरे गरे सा नी सारे मग मग रे। प्रस्तावना के लिए मैं यहाँ डॉक्टर ज्योति मंगल जी को आमंत्रित करता हूँ, वे इस कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करें। कविता का शीर्षक है नंदीग्राम। प्रथम नमन है जन्मभूमि, परम श्रद्धे पावनी, तेरी महिमा गा रही हूँ, तुच्छ प्रयास कर रही हूँ। गोदावरी के नाभि तट पर बसी एक नगरी, चारों ओर इसके हरियाली ही हरियाली। प्रातः किरणें फैलाते निस्दिन रवि है आते, संध्या सुंदरी के भी नित दर्शन यहाँ होते। निशा में चांद शीतलता बरसाते, सभी ऋतुओं का जन आनंद है लेते। वर्षा में इंद्रधनुष है खिलते, सांझ सवेरे
पंछी उड़ते, जिसे देख सभी हर्षित होते। प्रकृति की सदैव कृपा रहती है यहाँ, प्रकृति की सदा कृपा रहती है यहाँ, परम पावन इस धरती का क्या कहना। इतिहास में थी यह भरत की ननिहाल, इतिहास में थी यह भरत की ननिहाल, तब नाम था इसका नंदीग्राम। नंद का था राज्य यहाँ, लोगों ने इसे तब नवनंद डेरा कहा। अमिट मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ, वेशभूषा बोलियां अनेक फिर भी एकता है यहाँ। गुरु गोविंद सिंह जी से हुजूर अबचल नगर साहिब है बना, सिखों ने इसे सचखंड है माना। देश विदेश से भक्तों का है यहाँ आना जाना, परम पावन इस ऐतिहासिक धरा का क्या कहना। अनेक उद्योगों से हो रही है उन्नति, अनेक उद्योगों से हो रही है उन्नति, महाराष्ट्र में नांदेड़ नाम से पहचानी है ये नगरी जाती। साहित्यकारों की है यह कर्म भूमि, गुरु गोविंद सिंह ने है नींव डाली, वामन पंडित कुरुंदकर जी ने यह बेला बढ़ाई। मराठी उर्दू हिंदी के रचनाकारों ने इसे है सींचा, साहित्यकारों की इस धरती का क्या कहना। सन 52 में स्थापित शारदा भवन यानी हमारी संस्था, सन 52 में स्थापित शारदा भवन शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर है बना। सन 63 से शुरू यानी हमारा यशवंत महाविद्यालय, सन 63 से शुरू यशवंत महाविद्यालय आज मराठवाड़े की शान है बना। शिक्षा हेतु बनी यह तक्षशिला नांदेड़ नगरी, शिक्षा हेतु बनी यह तक्षशिला, स्वारातिम विश्वविद्यालय ज्ञानपीठ है बना। महाराष्ट्र की इस शैक्षिक नगरी का क्या कहना, महाराष्ट्र की इस शैक्षिक नगरी का क्या कहना। हमारे महाविद्यालय से पहले इस शारदा भवन संस्था की स्थापना 1952 में हुई और यशवंत महाविद्यालय 1963 में, और तब से हिंदी विभाग भी कार्यरत है। इस विभाग में कई सारे विभागाध्यक्ष ने अपना योगदान देकर इसे और अधिक उन्नत बनाने का कार्य किया है। इस वर्ष हम हीरक महोत्सवी वर्ष के रूप में मना रहे हैं महाविद्यालय का, और यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला के अंतर्गत हमने कई सारे महाविद्यालय में अब तक कार्यक्रमों का व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया है। विशेष रूप से यहाँ पर अंबेडकर जयंती, कर्मवीर अण्णाभाऊ साठे जयंती, उसके बाद शिव जयंती मनाई जाती है। प्रबोधन व्याख्यानमाला के अंतर्गत कई दिग्गज महारथी यहाँ पर व्याख्यानमाला के अंतर्गत प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित हुए हैं और हमारा प्रबोधन उन्होंने किया है। छात्रों के व्यक्तित्व को बनाने का कार्य यह व्याख्यानमाला करती आई है, और उसी कड़ी में मैं भी इस महाविद्यालय की छात्र हूँ। जो कुछ बनी हूँ वो इस तरह की व्याख्यानमाला से ही बनी हुई हूँ। और हमारा हिंदी विभाग सदैव विभिन्न कार्यक्रम छात्रों के लिए आयोजित करता आया है। हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह या विश्व हिंदी दिवस के रूप में अनेक प्रतियोगिताएं यहाँ पर आमंत्रित की जाती है छात्रों के लिए, जिससे छात्रों की प्रतिभा और अधिक प्रगल्भ बने और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से वह ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान आए ना आए, लेकिन इस कड़ी में वो अपना योगदान देकर आगे बढ़ते रहे। इस उद्देश्य से सदैव हिंदी विभाग कार्य करता रहा है और इसी कड़ी में आज का यह व्याख्यान है और प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर मैडम पधारी हुई है। तो मैं चलते चलते आपके बीच बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि हम सबको वक्ता को सुनना है, मुझे भी सुनना है। केवल इतना ही कहूँगी कि यशवंत महाविद्यालय की गतिविधियों में हिंदी विभाग का क्या कहना, हिंदी विभाग का क्या कहना। धन्यवाद मैडम, बहुत ही सुंदर प्रस्तावना भूमिका बताई आपने नांदेड़ के इतिहास के साथ। इसके उपरांत जैसे कि मैंने कहा था कि हिंदी विभाग द्वारा सितंबर माह में पखवाड़ा मनाया गया था और उस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और भी प्रतियोगिताएं थी उस समय।
जिसके पुरस्कार बाकी की प्रतियोगिता के दे दिए गए थे, लेकिन निबंध प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता के पुरस्कार बाकी थे। तो हमें किसी अच्छे मौके की ज़रूरत थी। आज अच्छा मौका मिला कि परविंदर कौर मैडम के हाथों से ये पुरस्कार जो है वो छात्रों को प्रदान किए जाए। यहाँ पर मैं उन पुरस्कार विजेता छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ। जिनके नाम लूँगा वे छात्र आए। यदि छात्र उपस्थित ना हो तो उनकी सहेली भी इस पुरस्कार को ले सकती है। तो कृपया आप जल्दी जल्दी आते रहे पुरस्कार लेने के लिए। मैं मंचस्थ मान्यवरों से निवेदन करता हूं कि वे छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करें। रंगोली प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार चवान कोमल प्रभाकर, उनकी बहन ले रही है। गायकवाड़ अंजलि ओम प्रकाश, 2 छात्रों को प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। कृपया जल्दी जल्दी आए और प्रमाण पत्र दे। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नरडेले समीक्षा राजेश जी ने। तृतीय स्थान पर है सोलंकी गायत्री रमेश। उत्तेजनार्थ कबड़े मीरा बबन जी। जल्दी जल्दी आए और प्रमाण पत्र ले। इसके उपरांत है निबंध प्रतियोगिता के लिए छात्र तैयार रहे, उनके नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ। यह निबंध प्रतियोगिता शाखा के आधार पर ली गई थी। विज्ञान शाखा, कला शाखा, वाणिज्य शाखा। संख्या अधिक होने के कारण हमें बड़ी मात्रा में लेना पड़ा। छात्रों की संख्या ज़्यादा होने के कारण शाखा के रूप में हमने इसे विभाजित किया है। विज्ञान शाखा में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है कराड़े सृष्टि संदीप जी को। द्वितीय पुरस्कार गाड़े राज्यश्री अंसा जी। तृतीय पुरस्कार परमजीत कौर चरणजीत सिंह खालसा। जो छात्र उपस्थित है कृपया प्रमाण पत्र स्वीकार करें। वाणिज्य शाखा प्रथम पुरस्कार कल्याणकर मोहिनी विठल राव। द्वितीय मनीषा दिलीप प्रसाद अवस्थी। तृतीय भांगे शीतल विश्वंबर। कला शाखा बीए प्रथम वर्ष से प्रथम अंजलि संतोष हटकर। द्वितीय है गौरी गजानन तगे। तृतीय है राजनंदिनी माधवराव वाघमारे। और बीए द्वितीय वर्ष से छात्र तैयार रहना है। प्रथम है गोकारे वंदना इरबा जी। तैयार रहना है आपको। प्रथम वर्ष के छात्रों के होने के बाद आपको ये पुरस्कार लेना है। द्वितीय है नेरलकर रामानंद मोहन। तृतीय है बुद्धेवाड़ प्रेरणा सूर्यकांत। महाविद्यालय में जो प्रतियोगिता ली गई थी प्रमाण पत्र यहाँ वितरित कर दिए गए हैं। लेकिन हमारे छात्र दूसरे महाविद्यालय में भी उन्होंने सहभाग लिया था। वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव में राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में छात्रों ने सहभाग लिया था। उन्हें प्रमाण पत्र भेजे गए हैं। मैं उन छात्राओं का यहाँ नाम ले रहा हूँ। वे छात्र यहाँ आए और प्रमाण पत्र स्वीकार करें। प्रतिभा रामराव मोरे, यदि हो तो तुरंत आए। उनकी सहेली यदि हो तो वो भी ले सकते हैं या मित्र है तो। मोहिनी विठल राव कल्याणकर। सृष्टि तुकाराम कल्याणकर। शुभम प्रकाश धरेकर। जयभीम विलास भालेराव। संतोषी बलिराम कर्डिले। जो छात्र उपस्थित है वो तुरंत आए ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज के प्रमुख वक्ता परविंदर कौर मैडम जी को शोध ऋतु अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका की ओर से राष्ट्रीय
शोध ऋतु सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मैं आदरणीय महाविद्यालय के उपप्राचार्य एवं सभी मंचस्थों से मैं निवेदन करता हूं कि उन्हें ये सम्मान दे। आप आ जाओ। जिनका सिलेक्शन आप करते हो ना। सर चल कर आ जाओ। जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं किसी भी कार्यक्रम में, वह है प्रमुख वक्ता के वक्तव्य का। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन कार्यों पर आमंत्रित विद्वत वक्ता का यहाँ विद्वत वक्तव्य होगा। उससे पूर्व मैं ये कहना चाहूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर परविंदर कौर मैडम वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्याख्यान, अपने लेखन के कारण जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने मॉरिशस के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और उन्हें भाषा सहोदरी रत्न से भी सम्मानित किया गया। साथ ही अभी हाल में हमने शोध ऋतु पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। वे लेखन कार्य करते हैं। अपने महाविद्यालय में लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया हिंदी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न संगोष्ठियों में आप सम्मिलित रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर परविंदर कौर जी को आमंत्रित करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, चिड़िया संग बाज को तुड़वाऊँगा, तब निज नाम गुरु गोविंद सिंह बतलाऊँगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जागो फिर एक बार नामक कविता के भीतर उन्हीं की पंक्ति को इसमें अपनी भाषा में अभिव्यक्त किया था। बात तो सही है कि एक एक सैनिक में इतना आत्मविश्वास भर देना कि 1 लाख नहीं 1.25 लाख के बराबर सेना के भीतर एक एक सैनिक के भीतर इतनी शक्ति भरने वाला वीर पुरुष कम ही हमें दिखाई देते हैं। चमकौर की लड़ाई में जब वो केवल 40 सैनिक थे और सामने 10 लाख की सेना थी, उस 10 लाख की सेना के साथ 40 सैनिकों के साथ किस प्रकार से लड़ाई उन्होंने लड़ी होगी, अंतिम दम तक किस प्रकार से बलिदान देकर अपने राष्ट्र की रक्षा की भावना उनके भीतर थी, ये बात हमें देखने को मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान पुरुष, राष्ट्र शिरोमणि के साथ वो शूरवीर योद्धा होने के साथ वो समाज के लिए संत पुरुष भी थे और गुरु का काम भी उन्होंने किया है। सच्चे गुरु होने के साथ उन्होंने एक ऐसे पंथ की स्थापना की जिसे हम खालसा पंथ कहते हैं। इस खालसा पंथ में ऐसे सैनिकों को बनाया उन्होंने, एक एक सैनिक 1.25 लाख के बराबर था और देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए दिया। ऐसे ही महापुरुष को, इस महापुरुष के संदर्भ में अधिक जानने के लिए आज के इस विद्वत वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर परविंदर कौर महाजन जी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे मंच पर आए और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन कार्यों को लेकर हमें मार्गदर्शन करें। यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ के इस यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज विशेष व्याख्यान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन और कार्य पर जो रखा गया है। इस व्याख्यान में आज के अध्यक्ष महाविद्यालय की उप प्राचार्य सोनकामरे मैडम जी, यहाँ उपस्थित थी फड़ मैडम, साथ ही साथ मंच पर विराजमान मेरे बंधु हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संदीप पाइकराव सर, साथ ही साथ
हमारे दूसरे बंधु साहू सर, सहकारी सुनील जाधव जी, ज्योति मुंगल और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सामने बैठे आप प्यारे छात्र छात्राएं। हम कुछ भी कार्य शुरू करते हैं तो एक जयकारे के साथ करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आरंभ करूँगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और इस फतेह के साथ यहाँ इस व्याख्यान माला के लिए सर्वप्रथम मुझे आमंत्रित किया। मैं संस्था, महाविद्यालय और हिंदी विभाग के आयोजक, संयोजक सभी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। विषय रखा गया है गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन और कार्य। श्री गुरु गोविंद सिंह जी क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, लौकिक गुणों के त्रिवेणी समन्वय वाले युग पुरुष हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी संपूर्ण मानव समाज के उद्धारक और मानवता के परिपोषक हैं। राष्ट्र निर्माता और लोकनायक गुरु गोविंद सिंह जी का संपूर्ण जीवन मानवता का उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। संत सिपाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन और कार्य को देखने से पूर्व हम उस वक्त के अर्थात तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझ लेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म देश की उन राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हुआ था जब यहाँ मुगल साम्राज्य था। अकबर की उदारता तथा उसके द्वारा प्रस्थापित राजनैतिक शांति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और राजनीतिक दृष्टि से यह बहुत ही घोर अव्यवस्था का समय था। औरंगजेब उस समय मुगल सम्राट अर्थात उसका यहाँ पर साम्राज्य था और हम देखते हैं कि उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति के चलते जनता पर कई तरह के अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा था। इस राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव समाज और धर्म पर पड़ना स्वाभाविक था। हम देखते हैं कि देश का समाज उस वक्त दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग शासक का था जो विलासी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिता रहा था, तो दूसरा वर्ग सामान्य जनता का जिसे दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। धर्म के नाम पर अधर्म मचा हुआ था। धर्म के साथ साथ मजहब का भी वही हाल था। हिंदू और मुसलमान दो वर्गों में बटा यह समाज सच्चे धर्म और सच्चे मजहब से बहुत दूर जा चुका था। धार्मिक दृष्टि से घोर पतन का यह युग माना जाता है, जिसमें जाति पाति के भेदभाव के कारण समाज में चारों ओर घोर अव्यवस्था और असमानता दिखाई देती है। अंधविश्वास, कुरीतियों का अनुसरण और बाह्य आडंबरों, बाह्यचारों का पालन धर्म की परिभाषा बन गई थी। ईश्वर और खुदा की प्रेरणामयी भावनाओं के स्थान पर धर्म गुरुओं का स्थूल तथा लौकिक अस्तित्व स्थापित हो गया था। सामाजिक जीवन जाति उपजाति में जहां बटा हुआ था, इसी कारण जनता में आपसी द्वेष भी बढ़ गया था। और इन्हीं सारी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं संत सिपाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और कार्य। देश की इन्हीं धार्मिक, राजनीतिक विषम परिस्थितियों में युग पुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। विक्रमी संवत देखिए, भारतीय काल गणना के अनुसार विक्रमी संवत 1723 को पौष सुदी सप्तमी अर्थात सन 1666 में पटना में, बिहार पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। अपनी सुप्रसिद्ध रचना जिसे उनकी आत्मकथा, क्योंकि यहाँ हिंदी विभाग है और हिंदी भाषा के छात्र मैं बताना चाहूँगी, आत्मकथा का विकास और उद्भव हम जब देखते हैं तो अभी तक तो यह साबित नहीं हुआ, लेकिन बहुत से विद्वान और इतिहासकार ये मानते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा विचित्र नाटक, पंजाबी में जिसे बचित्तर नाटक कहा जाता है, यह हिंदी की पहली आत्मकथा साबित हो सकती है। उस विचित्र नाटक में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने धर्म स्थापना, साधु संतों की रक्षा और दुष्टों के नाश हेतु ईश्वरीय आज्ञा से इस जगत में जन्म लेने का उल्लेख किया है।
देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य की यह भारतीय परंपरा और दर्शन, जब जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला होता है तो धर्म की रक्षा और साधु संतों की रक्षा हेतु किसी महापुरुष का जन्म होता है। लेकिन ये जन्म श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ईश्वरीय आज्ञा से जन्म मानते हैं और वे कहते हैं, हम एह काज जगत मो आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो, याही काज धरा हम जन्मम, समझ लेहु साधु सब मनमम, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारन। और इसी दुष्टों के नाश और साधु संतों के रक्षा के लिए इस जगत में ईश्वरीय आज्ञा से जन्म लेने की बात वे करते हैं। अपनी आयु के आरंभ में 6 साल बालक गोविंद राय जिनका नाम था, इन्होंने पटना में ही व्यतीत किए। उसके पश्चात उनके पिता नवम गुरु सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जी की आज्ञानुसार वे पंजाब में गए। देखिए, आप लोगों को मालूम है, मैं वो इतिहास नहीं बताऊंगी कि सिख धर्म के अंतर्गत 10 देहधारी गुरुओं का नाम आता है और ये परंपरा आरंभ हुई थी पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के संस्थापक प्रवर्तक माने जाते हैं, पहले गुरु उनसे। और ये 10 गुरुओं की परंपरा अंतिम देहधारी गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हम देखते हैं कि उनके पिता 90 गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र बालक गोविंद राय की शिक्षा दीक्षा का उचित अर्थात यहाँ पर व्यवस्था की। 8 वर्ष की आयु तक बालक गोविंद ने सांसारिक के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की भी प्राप्ति कर ली थी। शस्त्र के साथ शास्त्र विद्या भी हासिल कर ली थी, जिसमें घोड़े अर्थात जिसे हम कहेंगे कि घुड़सवारी, तीरंदाजी, नेजाबाजी, तैराकी आदि शास्त्र विद्या के साथ साथ पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन भी उन्होंने किया था। संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन का सबसे पहला महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वह है 90 गुरु अर्थात उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का। उस समय मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में मुगलों का साम्राज्य था और मुगल शासक औरंगजेब बड़े पैमाने पर जबरदस्ती तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन करवा रहा था और इसका प्रारंभ उसने कश्मीर से प्रारंभ किया था। उसका मानना था कि ब्राह्मण हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा पूज्य माने जाते हैं। यदि ब्राह्मण कश्मीरी पंडित अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं तो समूचा भारत धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन जाएगा। यहाँ पर औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को मृत्यु का भय देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। औरंगजेब के इस अन्याय अत्याचार जोर जुल्म के आदेश से त्रस्त होकर कश्मीरी पंडितों ने अपने धर्म और प्राणों की रक्षा के लिए बहुत जगह जाकर सहायता मांगी, पर कहीं से भी सहायता नहीं मिली। और हम देखते हैं कि उन्हें बताया गया गुरु नानक देव जी माफ़ कीजिए गुरु तेग बहादुर जी उनकी सहायता कर सकते हैं, तो वे आनंदपुर उनके पास चले गए। कश्मीरी पंडितों का यह समूह पंडित कृपाराम के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर जी के पास पंजाब आनंदपुर पहुंचा। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार की दुखमय कथा गुरु तेग बहादुर जी ने सुनी, विचार मग्न हो गए। उसी समय बालक गोविंद राय जो तकरीबन 9 वर्ष के थे, बाहर से खेल कर आए थे दरबार में, देखा पिताजी भी परेशान है, पंडित समूह जो आया हुआ है वह भी बहुत ही गंभीर है। उन्होंने पिताजी से पूछा ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया ये कश्मीरी पंडित है और औरंगजेब के अत्याचार से पीड़ित होकर सहायता मांगने आए हैं। बालक गोविंद राय ने पूछा इसका उपाय क्या है पिताजी? तो पिताजी गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं कुछ नहीं, कोई महापुरुष अगर अपना बलिदान देगा तो धर्म की रक्षा होगी और यही उपाय है।
एक क्षण का भी विलंब किए बिना बालक गोविंद राय बहुत ही निडरता और साहसता से उत्तर देते हैं कि पिताजी, इस समय आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है और आपको इनकी सहायता करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी ने उस दुखी पंडितों के समूह से तभी कह दिया कि जाकर औरंगजेब से कह दो, हमारे गुरु यदि धर्म परिवर्तित कर लेते हैं तो हम सभी अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। औरंगजेब तक यह संदेश पहुंचाया गया, लेकिन उससे पहले ही औरंगजेब उनको बंदी बनाकर दिल्ली लाने का हुक्म देता। खुद गुरुजी अपने कुछ शिष्यों सहित, सिखों सहित दिल्ली की ओर चल पड़े, जिसमें भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, भाई जयता जी, भाई उदा जी और गुरुदित्ता जी, ये सिख उनके शिष्य साथ में थे। दिल्ली में धर्म परिवर्तन करने के लिए उन पर बहुत प्रलोभन, बहुत मृत्यु का भय, धमकियां आदि अन्याय और साथ ही साथ हम देखते हैं प्रलोभन दिए गए, पर नहीं माने गुरु तेग बहादुर जी। तो उनके मन में मौत का खौफ पैदा करने के लिए एक एक करके उनके सामने उनके शिष्यों भाई मतीदास जी को लकड़ी के घेरे में बांधकर आरे से 2 टुकड़ों में चिरवाया गया। भाई सतीदास जी के चारों ओर रुई लपेटकर आग लगा दी गई। भाई दयाला जी को उबलती हुई देग में डालकर उबाला गया। गुरु तेग बहादुर जी फिर भी अपने निर्णय से तनिक विचलित नहीं हुए, तो आखिर 11 नवंबर सन 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करने का हुक्म औरंगजेब ने दिया। आज हम देखते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक में बहुत बड़ा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, उनकी शहादत का प्रमाण आज भी वहाँ सुशोभित है। गुरु जी के शहीद होते ही चारों ओर हाहाकार हो गया। उनका सर धड़ से कलम करने का आदेश दिया गया था। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय ऐसी आंधी आई, ऐसा तूफान आया, मुगल सम्राट का हुक्म था कि कोई हाथ न लगा पाए, इतना उस अर्थात मृत्यु का खौफ जनता में निर्माण होना चाहिए कि कोई आगे से इस प्रकार की जरूरत ना कर पाए। इसी आंधी में, इसी भागदौड़ में गुरुजी के साथ आया हुआ उनका दूसरा सिख भाई जैता फुर्ती से उनका शीश सर उठाकर फुर्ती से आनंदपुर पंजाब की ओर रवाना हो गया। सीधा गोविंद राय के पास पहुंचा। बालक गोविंद राय 9 वर्ष के अपने पिताजी का शीश देखते हैं। भाई जैता जी जो निचली जाति के थे, रंगरेटे थे, उन्हें गले लगाते हैं और रंगरेटा गुरु का बेटा उपाधि उन्हें देते हैं। इधर हम देखते हैं कि उस चांदनी चौक में पड़ा हुआ वह धड़ गुरुजी का भाई लक्की शाह बंजारा अपनी बैलगाड़ी से वहां पहुंचा और भागदौड़ में उसने झट से धड़ को अपने बैलगाड़ी में लादा और कुछ दूरी पर रायसीना मोहल्ला जहां था वहां अपने घर में धड़ को रखकर अंतिम संस्कार अर्थात उसने अपने घर को ही आग लगा दी और गुरु जी का अंतिम संस्कार उसने यहाँ बड़े सम्मान के साथ कर दिया। आज वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा उसी स्थल पर सुशोभित है। संसार का इतिहास साक्षी है। महान आंदोलनों और क्रांतियों की नींव महान शहीदों के खून से रखी जाती है। धर्म की रक्षा हेतु दी गई गुरु तेग बहादुर जी की इस शहादत को देखते हुए उन्हें हिंद की चादर कहा गया। पर हम देखते हैं हिंदी कवि सेनापति के अनुसार गुरु तेग बहादुर जी केवल हिंद की नहीं तो संपूर्ण सृष्टि की चादर कहलाए जा सकते हैं। अंग्रेजी विद्वान मैकेलिफ इस पर अपना विचार प्रस्तुत करता है कि इस शहादत की तुलना दुनिया की किसी भी घटना के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने आप में बिल्कुल ही अनोखी यूनिक इस प्रकार की घटना है। अपने पिता के बलिदान के समय बालक गोविंद राय केवल और केवल 9 वर्ष के थे।
हम देखते हैं कि उन्हीं पर गुरु गद्दी का भार डालकर गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। अर्थात 9 वर्ष के बालक गोविंद राय को 10वें गुरु के रूप में गुरुता गद्दी देकर, यानी गुरु की गद्दी पर विराजमान कर वे गए। छोटी सी उम्र में ही आए हुए उस उत्तरदायित्व का यहाँ सर्वस्वदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ी वीरता शूरता के साथ उत्तरदायित्व का निभा किया। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसा कि जादव सर ने अभी बताया था, खालसा पंथ की सृजना अर्थात निर्माण का है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के पश्चात बालक गोविंद राय ये समझ गए थे भली भांति कि औरंगजेब के जुल्म अत्याचार अन्याय को रोकने के लिए मुगल शासन से सशस्त्र संघर्ष अपरिहार्य है। आध्यात्मिक बल के साथ साथ शस्त्र बल भी यहाँ बहुत जरूरी है और इसी महत्व को जानकर उन्होंने एक नवीन समाज के निर्माण की आवश्यकता को यहाँ समझा और इसी के लिए खालसा पंथ के निर्माण के लिए उन्होंने बैसाखी वाला दिन चुना। आपको मालूम है पंजाब में बैसाखी यह दिन यहाँ से नए साल का आरंभ जो माना जाता है, फसलें निर्माण होती है तो उसके अर्थात यहाँ उत्साह और जोश को मनाने वाला यह बैसाखी वाला दिन। लेकिन अब बैसाखी का दिन हम दूसरे और भी तरीके से मनाते हैं क्योंकि उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का निर्माण किया था। बैसाखी जो जागृति का प्रतीक है, उस दिन सन 1699 में, देखिए सन 1666 में बालक गोविंद राय का जन्म हुआ। सन 1699 यानी अपने उम्र के लगभग कितने 33 साल में उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें संपूर्ण भारत तथा अफगानिस्तान ईरान तक फैले हुए गुरुजी के सिखों को बुलाया गया। इस विशाल समुदाय के भीतर अपनी चमकती नंगी तलवार लेकर गुरुजी ने धर्म की रक्षा और इसके विकास के लिए 5 सिखों का शीश मांगा, यानी बलिदान। उस पूरे सम्मेलन में दूर दूर से आए हुए हम देखते हैं, भारत के चारों तरफ से आए हुए उसमें से लाहौर निवासी दयाराम खत्री यानी क्षत्रिय धर्म वाले, हस्तिनापुर के रहिवासी धर्मदास जाट यानी पंजाब का एक छोटा सा जाति उपजाति, जगन्नाथपुरी के रसोइये हिम्मत राय, द्वारका के धोबी मोहकम चंद और बिदर के नाई साहेब चंद, इन्होंने अपना अपना शीश गुरुजी को प्रस्तुत किया, यानी वे आगे आए। गुरुजी उन्हें तंबू में ले गए। लोगों ने तलवार चलने की आवाज सुनी, बाहर से खून निकलने का भी नजारा देखा। सभी तरफ सन्नाटा मच गया। लेकिन थोड़ी ही देर में सब देखते हैं कि तंबू के बाहर गुरुजी इन 5 को सुंदर वस्त्रों में सुशोभित कर ले आए। गुरुजी ने इन 5 को अमृत पान करवाया। देखिए, स्वच्छ गंगा जल में बताशे जो सफेद रंग के होते हैं ना, मीठे बताशे घोलते हुए खंडे से 5 बानियों का पाठ करते हुए इस अमृत को बनाया गया और गुरुजी ने इन 5 प्यारों को अमृत पान करवाया। 5 प्यारे कहकर उन्हें पदवी प्रदान की और फिर गुरुजी इन 5 प्यारों के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और अमृत पान करवाने की याचना करने लगे। उन्होंने खुद अमृत पान किया 5 प्यारों से और वे गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। संसार के धार्मिक इतिहास में यह एक ऐसा इनकलाबी कदम माना जाता है जिसमें किसी गुरु ने अपने ही शिष्यों को दीक्षा प्रदान की और खुद अपने शिष्यों से दीक्षा हासिल की। आपे गुरु चेला हमारे यहाँ इसे कहा जाता है, खुद गुरु चेला बन गए।
यह इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृतपान कराकर समाज में प्रचलित जाति पाति, ऊंच नीच, विषमता, असमानता, सभी प्रकार के भेद को नष्ट कर सबकी समानता की घोषणा की और उन्होंने अपने पूर्व से 9 पीढ़ियों के सिख समुदाय को संत सिपाही खालसा की पदवी प्रदान की। 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कच्छरा और कृपाण से सुसज्जित खालसा की एक विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने उस दिन पुरुषों के नाम के आगे सिंह जिसे कहा जाता है, शेर, जंगल का राजा जो होता है, यह उपाधि पुरुषों को, और कौर जिसका अर्थ होता है राजकुमारी, यह उपाधि औरतों के आगे लगाई। और आप अगर आज देखते होंगे तो सिंह यह हर पुरुष के नाम के आगे, और मेरा नाम परविंदर कौर है तो मेरे नाम के आगे कौर ये उपाधि यानी राजकुमारी। इस प्रकार से उन्होंने एक ऐसे सिख की पहचान बनाई जो लाखों में भी खड़ा होता है तो अपने एक विशिष्ट स्वरूप के कारण पहचाना जाता है। इतिहास साक्षी है उस समय का भी जब मानव कल्याण हेतु और देश की जनता को अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु सर्वस्वदानी अर्थात सर्वस्वदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों का भी बलिदान दे दिया। खालसा निर्माण करने के बाद देखिए चारों ओर से उसकी प्रतिक्रियाएं आने लगी। विदेशी मुगल साम्राज्य के साथ साथ देशी राज्य रजवाड़े भी जो गुरु गोविंद सिंह जी के इस बढ़ते प्यार और बढ़ती ताकत से डरे हुए थे, घबराए हुए थे, इन्होंने हाथ मिला लिया और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 लड़ाइयाँ लड़ी और 14 की 14 लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, एक में भी हार नहीं मानी। इससे त्रस्त होकर हम देखते हैं अपनी प्रतिष्ठा के नष्ट होने की आशंका से के डर से मुगल साम्राज्य ने एक विशाल सेना आनंदपुर भेजी के और दूसरी ओर लाखों में मुगल सेना। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जिनकी उम्र 19 वर्ष और 17 वर्ष की थी, युद्ध मैदान में 40 सिखों के साथ उतरे और बड़ी वीरता से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गुरु जी के दोनों छोटे साहिबजादे 9 वर्ष के जोरावर सिंह जी और छोटे से उनकी उम्र शायद 7 वर्ष की मानी जाती है, वे फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ अपनी दादी के साथ गंगाराम के गांव पहुंचे तो गुजरी जी के पास में जो दौलत थी उसके लालच में गंगाराम ने सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को इत्तला कर दिया उनके होने का के, और दूसरी ओर वजीर खां ने अंत में उन दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा देने की आज्ञा। जैसे जैसे दीवार चिन रही थी दोनों साहिबजादे बिल्कुल स्थिर सकाल परमात्मा का नाम जपते हुए खड़े थे। छोटे भाई के सर तक और बड़े भाई के कंधे तक जब दीवार पहुंच गई तो बड़ा भाई थोड़ा सा, छोटा भाई देखता है कि ये थोड़ा सा विचल हो रहा है। बड़े भैया क्यों डरते हो? नहीं, बड़े साहिबजादे उत्तर देते हैं, मुझे तो दुख हो रहा है, इस संसार में मैं पहले आया था लेकिन अब तुमको मुझसे पहले जाना पड़ रहा है, बस इसी बात का दुख। और दीवार बंद हुई। छोटे से बच्चे थोड़ी देर के बाद माना गया उनकी सांस जो चल रही थी अभी भी, दीवार ढह गई लेकिन सांस चल रही थी। उस जालिम ने फिर अर्थात उन हत्यारों को दोनों साहिबजादों के गले अर्थात यहाँ काटने का हुक्म दिया और दोनों साहिबजादों को अर्थात यहाँ मार दिया। छोटे साहिबजादों की ये शहादत
फतेहगढ़ साहब पंजाब में जाइए, मैं बिल्कुल कहती हूँ सर, आप उस स्थान पर जाइए, आज भी वहाँ वो दीवार है सर, इतना छोटा आज भी वहाँ दिया है, आप जाएंगे ना अपने आप आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। टोडरमल, उसने वजीर खां से विनती की कि अंतिम संस्कार छोटे साहिबजादों को न करो, लेकिन जालिम ने शर्त रखी कि ठीक है, कितनी ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन पर उस वक्त सोने की मोहरें होती थी, सोने की मोहरें जितनी ज़मीन पर बिछा दोगे उतनी ज़मीन दे दूंगा। और सेठ टोडरमल ने, माना जाता है, अपनी सारी संपत्ति जायदाद बेचकर वह जगह खरीदी। वह जगह दुनिया की सबसे महंगी जगह आज भी मानी जाती है, इससे महंगी जगह दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उसने दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया। मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार ने इस वर्ष छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादों की इस शहादत को ध्यान में रखते हुए 25-26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का संपूर्ण विश्व में मनाया गया, उसका आरंभ और हमारा सौभाग्य नांदेड़ वासियों का कि इसकी शुरुआत नांदेड़ नगरी अर्थात सचखंड श्री अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा से की गई। और हमने 2 दिन यहाँ ये मनाया उन दोनों छोटे साहिबजादों के शहादत को याद करते हुए। दुनिया में ऐसी शहादत की मिसाल कहीं भी नहीं मिलेगी। अपने चारों पुत्रों के बलिदान पर भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत ही स्थिर और अडोल। जब माताओं ने अपने चारों पुत्रों की मांग की कि कहाँ हैं हमारे पुत्र हमें वापस कीजिए, उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो वचन उच्चारे थे, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार। वे बताते हैं माताओं को, अपने सामने बैठे उस खालसा पंथ को पूरे, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत यानी पुत्र चार मुए अर्थात मरना, 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। और उस दिन से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को खालसा के पिता अर्थात दशमेश पिता ये उपाधि दी गई। और दशमेश पिता संत सिपाही सर्वस्वदाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन का यह एक ऐसा, जिसे हम कहेंगे अनूठा बलिदान। जितने भी युद्ध किए मैंने बताया वे धर्म युद्ध थे। ये धर्म युद्ध उन्होंने दौलत हासिल करने, अपने राज्य की सीमा बढ़ाने या किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं किए, तो भारतीय जुल्म अत्याचार से पीड़ित जनता को मुक्त कराने के लिए किए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहाँ एक तरफ संत सिपाही थे, वहीं दूसरी तरफ वे अद्भुत भाषाविद और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, महान कवि, वीर रस के सबसे बड़े कवि भी माने जाते हैं। उन्होंने दशम ग्रंथ नाम की रचना लिखी, गुरुमुखी लिपि में लिखी। तो इस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सारी रचनाएं संकलित है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में 52 गुरु अर्थात कवियों का होना भी प्रसिद्ध है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आपको मालूम है, यह सिख धर्म का धर्म ग्रंथ आदि गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा जाता है। इसका संपादन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण के गोदावरी नदी तट पे स्थित इस नांदेड़ नगरी में आए और जब उन्हें ज्ञात हुआ अंतिम समय अर्थात सचखंड गमन का समय करीब है, तब उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी प्रदान की। सर, मैं थोड़ा सा इस बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि हम नांदेड़ में रहते हैं। नांदेड़ आज संपूर्ण विश्व पटल पर प्रसिद्ध है, बराबर। सचखंड श्री हजूर नाम से
यह नांदेड़ शहर जो आज प्रसिद्ध हुआ है, इसका इतिहास आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हम कई पीढ़ियों से उस जगह पर रहते, लेकिन हमको उसका इतिहास मालूम नहीं होता। हमारे नांदेड़ में यहाँ जो गुरुद्वारा है, तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नाम से यह जो गुरुद्वारा है, यह गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लासानी जीवन के अंतिम घड़ियों से संबंधित है। अंतिम घड़ियों से यानी इसी जगह पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ अंतिम समय आ गया, 2 पठानों ने उन पर यहाँ आक्रमण किया। बहुत गहरा जख्म उनके सीने पर, टाके लगाए गए। लेकिन एक दिन राज दरबार में किसी ने बहुत बड़ा धनुष बाण उन्हें भेंट किया, तो उसकी प्रत्यंचा खींचने में वो टाके टूट गए फिर से, और गुरु जी को मालूम हो गया कि अब अंतिम समय करीब। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नारियल 5 पैसे रखकर आदर सहित नमन किया, प्रदक्षिणा की और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गद्दी पर आसीन किया। और मैंने आपको बतलाया था कि 10 देहधारी गुरु की यह परंपरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरता गद्दी प्रदान करने पर हमेशा के लिए पूरी तरह समाप्त हो गई, और सिखों के 11वें गुरु, अंतिम गुरु, युगो युग अटल गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही माने जाते हैं, और जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक माने जाएंगे। शायद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को इस कलयुग के इस अर्थात देहधारी गुरुओं का जो होता है, आपको भी मालूम है कि गुरु आज कैसे हो गए हैं और समाज में किस तरह का धर्म मचा है। इसीलिए शायद उन्होंने शब्द गुरु, देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी जिसे शब्द गुरु माना जाता है, शब्द यानी शब्द, शब्द यानी लिखित वाणी, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने धर्म ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ऐसे धर्म ग्रंथ है जिसमें 36 उस वक्त के संत, भक्त, कवि, और 36 में केवल और केवल 6 सिख गुरु हैं। बाकी के 30 पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्णों के, अलग अलग भाषा के संत, भक्त, कवि हैं। जिसमें मैं नाम लूँगी शेख फरीद जी का, मैं नाम लूँगी संत नामदेव जी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा 61 पद उन्हीं के गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, और हमको पाठ्यक्रम में संत नामदेव जी हैं। रामानंद जी, परमानंद जी, सेन जी, पीपा जी, सूरदास जी, जयदेव जी, रविदास जी, यानी उस वक्त के प्रचलित वरिष्ठ, कनिष्ठ, जिसे हम कहेंगे सभी जाति के, सभी धर्म के उन संत भक्त कवियों को इकट्ठे, उनके वाणी को, उनके अनुभव को, उनके उपदेश को, देखिए क्या है गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो कुछ नहीं, आदि से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ उस एक जिसे अकाल पुरख कहा गया, जिसे परमात्मा कहा गया, जिसे परमेश्वर कहा गया, इस गुरु ग्रंथ साहिब जी में आपको पता नहीं कितने सैकड़ों बार राम, कृष्ण, किशन, रहीम, करीम, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। इन सब का यह समुच्चय है। हम माथा टेकते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे, यानी हम माथा टेकते हैं इन सभी 36 संत भक्त कवियों, और कवियों के आगे नहीं बल्कि उनके उन उपदेशों, वाणी यानी शब्द के आगे, और यही है शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। 2 दृष्टि से नांदेड़ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक मैंने कहा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अंतिम स्थल, और दूसरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी प्रदान करने वाला स्थल। पूरे संसार में न भूतो न भविष्यति ऐसी अनोखी मिसाल, अद्वितीय मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी
जब किसी धर्म ग्रंथ को गुरु की पदवी बहाल की गई, उपाधि प्रदान की गई और गुरु गद्दी पर विराजमान किया गया। हम देखते हैं कि इस प्रकार से गुरु गद्दी प्रदान करते वक्त यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो उच्चारा था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, और आप गुरुद्वारे में जाएंगे ना, सबसे ऊपर सोने के अक्षरों में पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि में लिखा हुआ है गुरु मानियो ग्रंथ, और उसके नीचे लिखा हुआ है सचखंड श्री हजूर अपचल नगर साहेब नांदेड़, और उसके नीचे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पंक्तियाँ सेनापति जी ने जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यहाँ पर अर्थात उनका जो गौरव किया है, नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, एजदी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, हक राहंजूर गुरु गोविंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोविंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोविंद सिंह, ये लिखा हुआ है। हम जब अंदर जाते हैं ना दरवाजे पर, तो ऊपर दरवाजे के सोने पे पतरे पर जो लिखावट है वो ये पंक्तियाँ हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसी हमारी धरती पर कार्तिक सुदी पंचमी विक्रमी संवत 1765 यानी 7 अक्टूबर 1708 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए, जब उनकी आयु केवल और केवल 42 वर्ष है। इतने कम आयु में अपने सारे परिवार का, देखिए सारे परिवार को न्यौछावर करने वाले, अपने पिता का बलिदान देने वाले, जिस वक्त दोनों छोटे साहिबजादों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया ना, और ये सूचना जब माता गुजरी जी के पास पहुंची तो उसी क्षण माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देश की रक्षा, धर्म की रक्षा और मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण परिवार का, अपने माता पिता, अपने चारों पुत्रों और अनगिनत सिखों का बलिदान दे दिया, और इसीलिए उन्हें सरबंस दानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहा जाता है। मेरी ये छोटी सी जुबान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन और कार्य को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए भी बहुत छोटी है। अपनी समझ के अनुसार मैंने आपके सामने उसे रखने का प्रयास किया। कुछ भूल चूक हो गई होगी तो मैं उसके लिए सभी से माफ़ी मांगूंगी। इस नांदेड़ नगरी के इस प्रतिष्ठित संस्था के, इस सबसे बड़े महाविद्यालय के, इस प्रबोधन माला के अंतर्गत हिंदी विभाग और प्रबोधन माला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन और कार्य विषय पर मुझ जैसी इस छोटी सी वाणी को बोलने के लिए यहाँ आमंत्रण दिया गया। इसके लिए मैं यहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य, इस व्याख्यानमाला के संयोजक आयोजक, हिंदी के यहाँ हिंदी विभागाध्यक्ष, साथ ही साथ हिंदी विभाग और आप सभी का फिर से तहे दिल से यहाँ शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे सुना। हम सुनते क्यों हैं और यहाँ इस तरह के व्याख्यान क्यों आयोजित होते हैं? तो उस महापुरुष का, राष्ट्र निर्माता, इन जितने भी लोगों का आप मनाते हैं दिन, उनके बारे में व्याख्यान सुनते हैं, उनके जीवन से कुछ तो प्रेरणा, उनके जीवन का आदर्श हमारे जीवन में बहुत नहीं लेकिन छोटा सा कुछ क्षण, कुछ पल और कुछ मात्रा का भी अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपना जीवन सार्थक करते हैं। और इसी आशा से कि आपके भी जीवन में ऐसा बदलाव हो। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की यह पंक्तियाँ, मानस की जात सबे एके पहचानबो, इसी समानता, मानवता और प्रेम की इस
अर्थात यहाँ बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका फिर से धन्यवाद। वाहेगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सर्ववंशदानी, देश, धर्म और मानवता के कल्याण के लिए जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को देश के लिए समर्पित किया, शूरवीर योद्धा, राष्ट्र प्रेमी, संत और साहित्यकार की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका संपूर्ण जीवन प्रेरणादायी रहा, उनका संपूर्ण जीवन चरित्र को लेकर आपने हमारे सम्मुख हमारे छात्रों को मार्गदर्शन किया। अवश्य ही ये छात्रों में प्रेरणा और देशभक्ति का संचार करेगा। साथ ही उनके सांप्रदायिक एकता के प्रति गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में आपने विस्तार से बताने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको आमंत्रित किया और आप आए, इसलिए मैं सूत्र संचालक होने के नाते यहाँ आपका आभार व्यक्त करता हूँ और औपचारिक आभार अंत में होगा ही। मैं यहाँ पर अंतिम जो सोपान होता है अध्यक्ष समारोह का, मैं आदरणीय उप प्राचार्य डॉक्टर सविता सोनकांबळे जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वे अध्यक्ष समारोह कर। यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला समिती आणि यशवंत महाविद्यालयातील हिंदी विभाग या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या आजच्या गुरु गोविंद सिंगजी जयंती निमित्त या कार्यक्रमामध्ये ज्यांना आपण आत्ता, मला माहीत आहे मॅडमला मी बऱ्याच वेळेला ऐकलेली आहे, त्या बोलत असताना पिन ड्रॉप सायलेन्स असतं हे मला माहीत आहे. आपलं अजिबात इकडे तिकडे लक्ष जात नाही, आपण फुल अटेन्शन देऊन ऐकतोय. खरं म्हणजे मला पुन्हा त्यांना ऐकायचं होतं, पण खाली एक महत्त्वाचं काम आलं आणि नंतर तिकडे माझ्या क्लासचा पण वेळ झालेला होता. 2-2 क्लास मिस करणं मला पण बरोबर वाटत नव्हतं, म्हणून मी तिकडे सेकंड इयरच्या क्लासला गेले लगेच. पण तरीही नक्कीच जेवढे लोक इथं उपस्थित राहिलात तेवढ्या लोकांनी मॅडमकडून काही गोष्टी नक्की घेतलेल्या आहेत. मी या कार्यक्रमाचं आयोजन करणारे यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला समितीचे समन्वयक हिंदी विभागाचे विभाग प्रमुख आदरणीय संदीपजी पाईकराव सर यांचं मनापासून अभिनंदन करते की त्यांनी अशा प्रकारचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. हिंदी विभागाच्या प्रमुख नेताजी सुभाषचंद्र महाविद्यालय नांदेड येथून आलेल्या प्रोफेसर नरेंद्र कौर मॅडम, खरं म्हणजे परविंदर कौर मॅडम, खरं म्हणजे खूप एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. अल्पसंख्य समूहामध्ये राहून उच्च शिक्षण घेऊन बिनधास्तपणे वावरणारं त्यांचं व्यक्तिमत्व खरं म्हणजे अनेकांसमोरचा एक आदर्श आहे. आणि अशाच लोकांकडे बघून आपणही घडायचं असतं, पुढे जायचं असतं. ही एक गोष्ट जरी तुम्ही त्यांच्याकडून घेतली तरी मला असं वाटतं की आजच्या व्याख्यानाला यश येईल, नक्की यश येईल. आणि गुरु गोविंद सिंगजी यांच्याबद्दल आपण खूप ऐकलंय त्यांच्याकडनं. खरं म्हणजे अध्यक्षांनी खूप कमी बोलायचं असतं, म्हणूनच त्याला अध्यक्ष केलेलं असतं. शेवटी त्याच्यासाठीच तर त्यांना ठेवलेलं असतं. मी काही कमी बोलणाऱ्यापैकी नाही आहे, पण मी आता बोलणार नाही आहे. का नाही बोलणार आहे, वेळ पण झालेला आहे आणि दुसरा कार्यक्रम पण आहे. पण मला एक सांगावंसं वाटतं की ही नांदेड भूमी ज्याला जगामध्ये सिखांची पवित्र भूमी म्हणून ओळखली जाते, जगातला कुठूनही येणारा सीख बांधव या भूमीवरती नतमस्तक होतो आणि नांदेडचं नाव जगाच्या नकाशावरती नेण्यासाठी हे एक अत्यंत महत्त्वाचं, गौरवाचं, आपल्या अभिमानाची ही गोष्ट आहे. म्हणून आपल्याला काय होतं माहिती आहे का, जे आपल्या जवळ आहे त्याची किंमतच वाटत नाही आणि जे आपल्याकडे नाही आहे त्याची आपल्याला जास्त आकर्षण वाटतं. म्हणून जे आपलं आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. ज्याला शिखांची काशी असं संबोधलं जातं ते नांदेड, आणि ज्या नांदेडला पवित्र असा हा गुरुद्वारा आणि त्यागाचा अत्यंत महत्त्वाचा हा भाग जो आहे, संस्काराचा, देशासाठी समर्पित होण्याचा,
लोकांसाठी समर्पित होण्याचा आणि चांगल्या धर्मासाठी समर्पित होण्याचा हा सगळाच त्यागाचा हा जो इतिहास आहे, हा जो संस्कार आहे, तो आपल्या भूमीला, आपण जिथं राहतो त्या भूमीला आहे. म्हणून नक्कीच मला असं वाटतं की आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन तुमच्यासाठी खूप चांगलं झालेलं आहे. पुन्हा एकदा आयोजकांचे मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन व्यक्त करते. मॅडमचं पुन्हा एकदा महाविद्यालयामध्ये स्वागत आणि आभार व्यक्त करते. ज्यांनी ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे त्या सर्व टीमचं, यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला टीम, लोकप्रशासन विभागाच्या विभाग प्रमुख आदरणीय फड मॅडम, साहू सर, ज्योती मुंगल, आणि ज्यांनी मॅडमला एक उचित असा पुरस्कार दिलेला आहे, जे माझ्या पाठीमागं आहेत. माझा छोटा भाऊ म्हणून माझ्यासोबत ते नेहमी असतात, असे सुनील जाधव सर. खरं म्हणजे आपल्याकडे खूप हिरे आहेत. त्या हिऱ्यापैकी एक हिरा म्हणजे सुनील जाधव सर आहे. ज्यांच्या असण्यामुळं खरं म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी कळतात, माहीत होतात. लिहावं कसं, संशोधन करावं कसं, म्हणजे पेपर कसा लिहावा, पेपर प्रेझेंट कसा करावा, म्हणजे अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमधून सरांनी स्वतःला डेव्हलप केलेले. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे की इथं असलेले लोक असतील की कॅम्पसवरचे लोक असतील, तुम्ही त्यांच्या जीवनाकडे, त्यांच्या घडण्याकडे बघून जर घडलात तर यशवंत आणि यशवंत महाविद्यालयातील विद्यार्थी असण्याचा, ज्योती म्हणाली बोलताना की आम्ही ह्यांच्याकडे बघून घडलो आणि आम्ही कुणाकडे तरी बघून घडलो. ही घडण्याची परंपरा अशीच पुढे राहावो अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते. आणि मला यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला समिती आणि हिंदी विभागाचे प्रमुख आदरणीय पाईकराव सर यांनी या ठिकाणी अध्यक्षीय समारोप करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करून मी थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. अंतिम सोपान होता है आभार प्रदर्शन का. मैं आभार प्रदर्शन के लिए हिंदी विभाग के डॉक्टर साइना शाह जी को आमंत्रित करता हूँ. ये कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन. जास्त वेळ घेणार नाही मी तुमचं. या यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला समितीचे समन्वयक आणि या आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि तसेच हिंदी विभाग अध्यक्ष आणि ह्या अशा पद्धतीचे कार्यक्रम घेण्यासाठी नेहमी प्रेरणा आणि मार्गदर्शन करणारे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर गणेशचंद्र शिंदे सर यांचे सर्वप्रथम मी आभार व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित झालेले महाविद्यालयाचे परविंदर कौर महाजन मॅडम, हिंदी विभागाध्यक्ष, नेताजी सुभाषचंद्र महाविद्यालय. आपण या गुरु गोविंद सिंग यांचे जीवन कार्य आमच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेली माहिती दिली. आणि तसेच मला कधी कधी मॅडमचं व्याख्यान आपल्या महाविद्यालयाचे डॉक्टर कविता सोनकांबळे मॅडम यांचं व्याख्यान ऐकल्यानंतर एक लक्षात येते. परविंदर कौर महाजन मॅडम यांचं व्याख्यान ऐकल्यानंतर त्यानिमित्ताने एक शब्द सांगतो. परविंदर कौर प्रत्येक राजकुमारी, अर्थात उस कौर शब्द का अर्थ उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि राजकुमारी, और साथ में पुरुषों के संबंधित सिंह शब्द यह लगाया जाता है. तो कभी कभी मैडम का व्याख्यान सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि कौर के साथ साथ राजकुमार अर्थात महिलाओं के संबंधित भी सिंह लगाना भी आवश्यक है. कि इस महाविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग के द्वारा जो सितंबर में 14 सितंबर या पखवाड़ा के अंतर्गत रंगोली स्पर्धा या विभिन्न स्पर्धाएं ली गई थी. उनका प्रमाण पत्र या पुरस्कार देने में हमारी ओर से थोड़ी सी देर हो गई. उसके लिए हिंदी विभाग आपको क्षमा प्राप्त करता है या क्षमा मांगते हैं. और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जो उपस्थित रहे उनको मैं हिंदी विभाग की ओर से
आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और यह अध्यक्ष की वती से कार्यक्रम समाप्त हो चुका है ऐसे घोषित करूँगा।